हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है और यहाँ पर हम लोग 8 MCQs डिस्कस करते हैं। ये 8 MCQs हम लोग जो करंट अफेयर्स हैं, इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ होते हैं उनमें से ही बनाकर लाते हैं। देखो यहाँ पर आपका क्या फ़ायदा होता है, आपको न्यूज़ भी पता चल जाती है, करंट अफेयर्स कौन से इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पता चल जाता है, ठीक है ना। और इनमें से कैसे क्वेश्चन बनाकर एग्जामिनर आपके एग्ज़ाम में दे सकता है वो MCQs भी पता चल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, ठीक है। दोनों ही बच्चे इन वाली सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पर आपका जो करंट अफेयर है उसका पूरा स्टैटिक पार्ट कवर हो जाता है। जो आपकी सिलेबस का बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाता है। एग्जामिनर के पास ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक ज़रिया होता है आपका क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए कि जो भी न्यूज़ रहती है ना, जो कि करंट अफेयर्स रहती हैं उनमें से उसके जो बैकग्राउंड में से स्टैटिक पार्ट लेता है, आपका सिलेबस वाले पॉइंट्स उठाकर आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा छोटा सा यही प्रयास है कि हम आपको यहाँ पर ऐसे MCQs करा सकें जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे पूरा ज़रूर सुनें। डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर बताएं जिन्हें करंट अफेयर्स के MCQs करने हैं, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है ग्लीसेड 12B रिसेंटली इन द न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू। हाल ही में खबरों में रहा ग्लीसेड 12B का संबंध किससे है। अब देखो इसका संबंध किससे है, क्या इसका संबंध हाई स्पीड ट्रेन से है या फिर अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट यानी पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह से है या फिर कोरोना वैक्सीन से है या फिर ये एक नई करेंसी है, नई मुद्रा है, क्या है ये। अब देखो इसका सही आंसर है कि ये एक अर्थ के साइज़ का यानी पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा छाई हुई है खबरों में। यहीं से क्वेश्चन देखो आएंगे। अब देखो, अब ये तो जिन बच्चों को नहीं पता है ना उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट खबर हो जाती है। पहली बात तो ये है कि हमारी पृथ्वी के साइज़ का है ये, ठीक है। हमारी जो पृथ्वी है पृथ्वी के साइज़ का है। दूसरी बात है ये एक्सो प्लैनेट है। अब देखो एक एक वर्ड करके ना सब कुछ समझ लेते हैं। एक्सो प्लैनेट क्या होता है, एक्सो प्लैनेट वो प्लैनेट्स हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर रहते हैं, ठीक है ना। देखो जैसे ये हमारी होगी पृथ्वी, ठीक है। अब आपको पता होगा पृथ्वी है ना, मरकरी, वीनस, अर्थ, ये सारे प्लैनेट्स हैं। तो हमारी जो सोलर सिस्टम है उसके अंदर कितने प्लैनेट्स हैं, उसके अंदर पहले 9 थे लेकिन अभी हैं 8 प्लैनेट्स हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। और ये सारे के सारे जो 8 के 8 प्लैनेट हैं ये किसका चक्कर लगाते हैं, ये चक्कर लगाते हैं सूरज का, सन का चक्कर लगाते हैं। सारे के सारे प्लैनेट्स ऐसे ऐसे, ठीक है ना, अपनी अपनी रिवॉल्यूशन करते हैं, इस तरह से रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब इस सोलर सिस्टम में से वो वाले प्लैनेट्स जो कि सोलर सिस्टम में नहीं हैं, ठीक है ना, जो कि इस सोलर सिस्टम में नहीं है। अब हमारा सोलर सिस्टम क्या हो गया, एक हमारा हो गया सन हो गया और बाकी हमारे छोटे छोटे प्लैनेट्स हो गए, इनको मिलाकर हमारा सोलर सिस्टम बनता है। जो इनका इस हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है वो प्लैनेट, वो वाले ग्रह, ठीक है ना, जो उसके बाहर की रेंज में आते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सो प्लैनेट कहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम से मेरा मतलब है कि सौर मंडल, क्या है, सौर मंडल, वो वाले ग्रह जो कि सौर मंडल का हिस्सा नहीं है, जो कि सौर मंडल से बाहर पाए जाते हैं, ठीक है ना, उसकी बाउंड्री से बाहर हैं, तो वो हैं बाह्य ग्रह, ठीक है। उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बाह्य ग्रह बोलेंगे और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, उन्हें इंग्लिश में बोलेंगे एक्सो प्लैनेट। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, अच्छे समझ में आ चुका है कि ग्लीसेड 12B क्या है, एक अर्थ के साइज़ का एक्सो प्लैनेट है यानी पृथ्वी के आकार का बाह्य ग्रह है। अब खबर क्या थी, खबर ये है कि जो नासा है ना, नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, नासा है USA की, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो नासा का ही एक है ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं टेस, ठीक है। तो इस वाले सैटेलाइट ने और टेलीस्कोप की मदद से एक एक्सोप्लैनेट ढूंढा है जिसका नाम क्या है, ग्लीसेड 12B है, ठीक है।
क्या है, ग्लीसे 12b। अब देखो ये ग्लीसे 12b तो हो गया प्लैनेट का नाम, ठीक है, किसका नाम हो गया, प्लैनेट का। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलूँ ग्लीसे 12 क्या है, सिर्फ ग्लीसे 12 तक अगर मैं बोलूँ तो ये ग्लीसे जो 12 है ये है एक ड्वार्फ सन, ठीक है ना, ड्वार्फ सन है ये, ठीक है। अब ये ग्लीसे 12b, देखो यहाँ पर ना एक डायग्राम बना लेते हैं। देखो अब ये हो गया, हमने माना कि ये है, ये हो गया हमारा ग्लीसे 12 और ये है छोटा सा, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, तो ये है ग्लीसे, एक मिनट, देखो ये है ग्लीसे 12 करके और ये है ग्लीसे 12b। अब जो b है ये है प्लैनेट, ये याद रखना, ठीक है। और जो ग्लीसे 12 है ये हो गया इसका सूरज, तो ये इसके चक्कर काट रहा है, ठीक है। ये जो ग्रह है, ये जो प्लैनेट है, ये इस ग्लीसे 12 के क्या काट रहा है, चक्कर काट रहा है इसके। तो देखो दोनों का नाम सिमिलर है, लेकिन सिर्फ अंतर क्या है, बी का अंतर है। यहाँ पर लगा है 12b और यहाँ पर लगा है ग्लीसे 12। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। ग्लीसे और ग्लीसे 12b में अंतर समझ में आ चुका है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, अब देखो ये जो है ना, ये हम लोगों से 40 लाइट ईयर्स अवे दूर है। कितना है, 40 लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर्स जो होती है ना, ये डिस्टेंस को नापने की यूनिट होती है, आपको पता होगा, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन का मतलब क्या हुआ कि इस पर जीवन की, किसकी, जीवन की संभावना है। अब क्यों है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर है ना वो हमारी पृथ्वी के जैसा सिमिलर है, जहाँ पर कि जीवन की संभावना का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली अगर कहें तो 42 डिग्री के आसपास इसका क्या है, टेम्परेचर है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ चुके हैं। हमारी जो पृथ्वी है वो रफली उसी के साइज़ का है, ठीक है ना। और अगर उसका ऑर्बिट का देखा जाए तो वो 12.8 दिन में अपना चक्कर काट लेते हैं, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ डिस्कस कर लिए आपके साथ कि ये किसने करा है, एक टेस्ट नाम का, ये आपको याद रखना है। ये टेस्ट जो नाम है नासा की ट्रांजिशनिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे है, इसने डिस्कवर किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अर्थ के जैसा ही एक प्लैनेट मिला है जिसमें कि जीवन की संभावना है और प्लस उसका जो टेम्परेचर है वो भी इस लायक है कि यहाँ पर हैबिटेबिलिटी यहाँ पर मिले, मतलब कि जीवन की संभावना यहाँ पे हमें मिल सकती है, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन जाने से पहले देखो हमारे चैनल के बारे में जान लेते हैं कि हमारा जो चैनल है यहाँ पर हम लोगों ने GS MCQs की सीरीज़ चला रखी है। अब ये तो वही है जो मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ। दूसरा है पॉलिटी MCQs की, इसकी हमने कई वीडियोस बना रखी हैं, आप जाइए और देखिए, वो आपको बहुत सारे आपके फंडामेंटल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। राज्य व्यवस्था है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए है। NCERT को अगर आप देखोगे तो MCQs भी हैं और डिटेल्ड एनालिसिस हैं। यहाँ पर हम लोग फुल चैप्टर पढ़ाते हैं पहले, और फुल चैप्टर के बाद जो उसके MCQs बनते हैं उसकी एक अलग सीरीज़ कर रखी है, तो वो भी है। ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम, पूरा चैनल हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के ही लिए है, ठीक है। और पूरा चैनल एकदम फ्री है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं है। और NCERT में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर आपको क्लास नोट्स मिल जाते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाइए आराम से इन वाली वीडियोस का फ़ायदा उठाइए। अच्छा, अभी हमारा फर्स्ट टारगेट जो चल रहा है वो ज्योग्राफी का चल रहा है। क्लास 6 और 7 हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी हमारी क्लासेस चल रही हैं क्लास 8 की, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रिक्स का। ट्रिक्स में हम लोग 5 MCQs करवाते हैं। ये वही MCQs है जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन इन्हें हम ट्रिक से याद करते हैं, है ना। ट्रिक से यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, आप जाकर ज़रूर देखिए। अब है करंट अफेयर्स मंथली, यहाँ पर पूरे मंथ के जो करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे मंथ के
1 लाइनर में कंपाइलेशन होता है। अप्रैल का आ चुका है और अप्रैल का है 70 1 लाइनर में कंप्लीट हो चुका है। अब मेंस टॉपिक्स है। मेंस टॉपिक्स उन बच्चों के लिए जो कि शुरू से आंसर राइटिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, हम उन्हें यहाँ पर डिस्कस करते हैं। और अभी हमारी एक नई वीडियो आई है जिसमें हमने पढ़ाया है रीमल साइक्लोन के बारे में, यानी रीमल चक्रवात के बारे में पढ़ाया है। और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे कम्युनिटी में, तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस के लिए रेगुलर क्वेश्चंस डाले जाते हैं। और हमारे चैनल पर कई सारी शॉर्ट वीडियोस भी हैं जिसमें कि शॉर्ट टॉपिक्स को कंप्लीट कराया गया है, अच्छे से फुल कंसेप्ट को समझाया गया है। तो आप जाइए और अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए और चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जिम्बाब्वेज न्यू करेंसी। जिम्बाब्वे की नई मुद्रा क्या है? देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिम्बाब्वे में उसकी नई करेंसी आई है अभी, ठीक है। क्या ये नई करेंसी? तो है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, क्या जिग है या फिर अगर जी लगा हुआ है तो ये वाला जिग है, या जेड लगा हुआ है तो ये वाला जिग है, या फिर टिग है, क्या है? तो इसका सही आंसर है जहाँ पर जेड लगा हुआ है। अब देखो इस जेड से हम कैसे कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें आता है जिम्बाब्वे, ठीक है। और जिम्बाब्वे की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? तो वो शुरू होती है जेड से। तो बस वही वाला करेंसी यहाँ पर जो कैपिटल नेम है वो चीज़ यहाँ पर लगी हुई है, ये है जिम्बाब्वे की न्यू करेंसी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम देख लेते हैं। अब देखो ये जो जिम्बाब्वे, चलो पहले जिम्बाब्वे देख लेते हैं, ये है कहाँ पर जिम्बाब्वे? ये देखो ये है अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट में अगर हम जाएंगे तो जिम्बाब्वे कहाँ पड़ेगा? जिम्बाब्वे पड़ेगा इधर की तरफ, यहाँ पर, ठीक है। तो ये आएगी, ये है जिम्बाब्वे यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आसपास की हम कंट्रीज़ अगर देखें तो ऊपर आता है मालावी आता है, सॉरी मोज़ाम्बिक आता है, मोज़ाम्बिक आता है, यहाँ ज़ाम्बिया आता है, ठीक है। यहाँ पर बोत्सवाना आता है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका आ जाता है, ठीक है ना। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि इसके आसपास की हैं, इसको टच करती हैं। अब आपको पता चल गया अफ्रीकन कंटिनेंट में है, अफ्रीकन कंट्री है जिम्बाब्वे। चलो और यहाँ हमने इसकी क्या देख ली? नई करेंसी का नाम भी देख लिया जिसका नाम है जिग है इसका नाम। अब देखो इस करेंसी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर ये हैं कि ये जो इनकी करेंसी है ना, ये गोल्ड बैक्ड करेंसी है। गोल्ड बैक्ड करेंसी का मतलब क्या हुआ कि ये वो करेंसी है जो जितना इनके पास गोल्ड का रिज़र्व होगा उसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को आंका जाएगा, ठीक है। अब ये इनका एक बहुत बड़ा प्रयास है कि अपने यहाँ पर, इनके यहाँ पर बहुत दिनों से हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा था। क्या चल रहा था? हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही थी, इनस्टेबिलिटी थी इनकी इकोनॉमी में, करेंसी में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी। तो इसीलिए इन्होंने एक नया प्रयास करा है कि ये एक नई करेंसी लेकर आए हैं। अब ये प्रयास इनका पहली बार नहीं है, ये एक तरह से 6th करेंसी है, मतलब 6वीं बार लेकर आए हैं ये। तो 2009 से अगर देखा जाए ना तो ये लोग 6वीं बार अपनी करेंसी को लेकर आए हैं, जिससे कि इनके यहाँ पर जो इनस्टेबिलिटी चल रही थी, ठीक है ना, इन्फ्लेशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा महंगाई थी, ये है ना, उन सबको कंट्रोल किया जा सके और इनके देश में क्या हो सके? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके, इनकी कंट्री भी क्या करे? जीडीपी अच्छा हो जाए, ग्रोथ हो जाए, ठीक है ना, और फॉरेन करेंसी से जो इनको है वो छुटकारा मिल जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब हम ये क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे कभी भी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। न्यूज़ आपको समझ में आ चुकी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझ में आ चुके हैं कि ये गोल्ड बैक्ड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि ये गोल्ड बैक्ड करेंसी है। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है इंडिया हैज़ ट्रेड डेफिसिट विद। भारत का किस देश के साथ सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा? यहाँ पर व्यापार घाटे की बात करी गई है। क्या यूएसए के साथ है? एक मिनट, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है। ये क्या यूएसए के साथ है, चाइना के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, या फिर बांग्लादेश के साथ है? तो सबसे ज़्यादा व्यापार घाटा किसके साथ है? चाइना के साथ है। अब देखो यहाँ पर पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी
कि इंडिया जो हमारा भारत है ना, उसका व्यापार घाटा जो जिन टॉप 10 देशों के साथ हमारा भारत ट्रेड करता है, उनमें से 9 देशों के साथ तो इंडिया का व्यापार घाटा चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा बड़ी खबर है और बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है 2023 और 24 के लिए, साल के लिए। ठीक है, अब देखो कितनी ज़्यादा बड़ी बात है कि 10 देशों से हमारा देश जो है वो व्यापार कर रहा है, लेकिन 9 के साथ व्यापार घाटा है। व्यापार घाटा यहाँ पर उसको हो रहा है। अब पहले ये जान लेते हैं कि व्यापार घाटा होता क्या है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो ट्रेड डेफिसिट किसी भी देश को जब होता है जब उसका इंपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो, लेकिन ठीक है, इंपोर्ट ज़्यादा हो लेकिन उसका एक्सपोर्ट कम हो। एक्सपोर्ट क्या हो? कम हो। एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सपोर्ट का मतलब हुआ कि उसका निर्यात बहुत ही कम है, ठीक है ना। और आयात यानी कि सिर्फ सामान को खरीदते हैं हम अपने यहाँ बनाते नहीं हैं। अब देखो ये कितनी गलत बात है कि नहीं है कि हमारी इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इतनी, ना ही हम इतना एक्सपोर्ट कर पाते। तो इसीलिए हमारे देश को क्या होता है, 10 में से 9 देश ऐसे हैं जिनके साथ उसका व्यापार घाटा होता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट होता है। इसी को ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ट्रेड कैसे होता है? ट्रेड होता है सामान खरीदने या फिर सामान बेचने से। अब फ़ायदा किस इंसान को होगा? अगर आप देखो 2 लोग मान लो, ठीक है, यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों ही क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं, यानी व्यापार करते हैं। ये भी अपना सामान बेचते हैं कुछ बनाकर और ये भी अपना सामान बनाकर बेचते हैं। लेकिन जो ये वाला इंसान है, ए इंसान जो है, दूसरा है बी, ए इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, वो बना बना कर क्या कर रहा है? अपना सामान बहुत ही ज़्यादा बेचता है। तो फ़ायदा देखो इसी को होगा, ठीक है ना। अब इसकी 10 फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी, लेकिन इसकी सिर्फ 2 ही हैं और ऊपर से बहुत ही कम टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, ठीक है, और 2 ही फैक्ट्रियाँ हैं तो बहुत ही कम सामान बिकता है इनका। तो इनको क्या हुआ? इनको तो घाटा होगा क्योंकि इनका सामान क्या मिलेगा? कम बिकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बे का ज़्यादा, ठीक है, बे का ज़्यादा तो मतलब क्या हो गया? एक्सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा कर दिया इन्होंने। अब इम्पोर्ट, लेकिन इनकी एक पॉलिसी है कि इम्पोर्ट बहुत ही कम करते हैं। अब इनकी पॉलिसी क्या है? इनकी पॉलिसी ये है कि ये इम्पोर्ट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, तो एक्सपोर्ट हो गया कम। तो बस इस तरह से मुझे लगता है कि आपको ये आम भाषा में समझ में आ चुका होगा कि ट्रेड डेफिसिट क्या हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा किसका होगा? ज़्यादा होगा इसका, बी वाले का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा होगा। और ये तो बहुत ही खुश में रहेंगे, बहुत ज़्यादा कमाई होगी इन लोगों की, ठीक है। तो चलिए अब अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर है हमारी, न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है, यह है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यहाँ पर देखो पहली बात तो हमें ये नोट करना है कि सही वाला हमें चूज़ करना है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या सेकंड ऑप्शन है कि ये कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, क्या ये शरीर के ताप को नियंत्रित करने में सहायक है। थर्ड ऑप्शन है T4 एंड T3 हॉर्मोन्स आर रिलीज्ड बाय इट। अब ये तीनों स्टेटमेंट है, हमें बतानी है ये सही है या गलत है। तो देखो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। अब ये भी एक न्यूज़ थी। अब न्यूज़ में से स्टैटिक पार्ट हमने लिया है जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब देखो न्यूज़ क्या थी? न्यूज़ ये थी कि वर्ल्ड थायराइड डे, पहली बात ये पॉइंट्स को मैं लिख रही हूँ, आप अपनी कॉपी पे इसको नोट करते जाइए, ठीक है। वर्ल्ड थायराइड डे, पहली बात तो ये हो गई कि ये 25 मई को मनाया जाता है, ठीक है। अब ये क्यों मनाया जाता है? देखो कोई भी डे ना उस चीज़ की महत्ता को दर्शाता है, अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। तो न्यूज़ भी यही थी कि 25 मई आई थी तो वर्ल्ड थायराइड डे यहाँ पर सेलिब्रेट करा गया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, ठीक है ना। तो बस उसी में से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, जो अभी आसपास हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अब हम जान लेते हैं कि थायराइड के बारे में, कि थायराइड है क्या। पहली बात तो ये है, देखो जैसे मानो कोई इंसान है ये, ठीक है। अब इसका जो यहाँ पे जो गर्दन है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर एक बटरफ्लाई शेप्ड ये क्या है? ये ग्लैंड होती है, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर हमने लिखा है कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। इसमें से
इसमें से T3 और T4। अब T3 को क्या बोलते हैं? T3 को हम बोलेंगे लिख देती हूँ, चलो, ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक है, ट्राई आयोडोथायरोनिन यानी T3 हार्मोन इसी वाली ग्लैंड में से निकलता है, ठीक है। और T4 को हम बोलते हैं, ये शॉर्ट नाम है, इसको बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। तो ये दो हार्मोन कहाँ से निकल गए? इसी वाली ग्लैंड में से निकल गए, ठीक है। अब ये हार्मोन पूरी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, हमारी बॉडी में कितना फैट यूज़ हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट क्या यूज़ हो रहा है ना, इसको सपोर्ट करते हैं ये। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। चलो, और ये बॉडी टेम्परेचर को भी क्या करते हैं, हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर है, ठंडा हो रहा है, गर्म हो रहा है, कौन सी डिजीज़ हो रही है, ठीक है ना, उस चीज़ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, क्योंकि इससे ऑटो इम्यून सिस्टम पर बहुत फ़र्क पड़ता है, उसी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो देखो, ये हमने यहाँ पे जान लिए हैं। अब इससे दो तरह की बीमारियां होती हैं, शॉर्ट में बता देती हूँ। हाइपोथायरॉयडिज्म, जहाँ पर भी हाइपो वर्ड लगेगा उसका सीधा मतलब है कि यहाँ पर वो चीज़ कम है। अब यहाँ पर हाइपोथायरॉयडिज्म है तो मतलब थायराइड हार्मोन कम हो गया। और दूसरी जगह पर है हाइपर थायरॉयडिज्म, यानी कि थायराइड हार्मोन एक्सेस में निकल रहा है, ठीक है। तो बस ये दो कंडीशन होती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलो, अब अगला क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मोसा स्ट्रेट कनेक्ट्स फॉर्मोसा जल डमरू मध्य किस किस को जोड़ता है? साउथ चाइना सी को जोड़ता है ईस्ट चाइना सी से, या अंडमान सी को जावा सी से जोड़ता है, सी ऑफ जापान को ईस्ट चाइना सी से जोड़ता है, या साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है कि दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। अब देखो, ये खबर क्या थी, पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं यहाँ पर, फिर हम इसको मैप में देखेंगे। न्यूज़ ये है कि जो चाइना है ना, चाइना आपको पता होगा कि ये है चाइना। अब चाइना जो है वो ताइवान पर अपना हक जमाता रहता है, ठीक है, अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। तो बस वही वाली टेंशन एस्केलेशंस यहाँ पर फिर से देखने को मिली हैं। तो बस एग्जामिनर क्या करेगा, हमारे लिए यहीं से क्वेश्चन बनाकर हमारे पेपर में दे देगा, ठीक है। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मोसा स्ट्रेट, तो ये जो फॉर्मोसा स्ट्रेट है ना, ये ताइवान और चाइना के, ये देखो, ये यहाँ पर इसके बीच में है। अब ऊपर की तरफ आता है ईस्ट चाइना सी, क्या आता है, ईस्ट चाइना सी। और जो ये वाला जो एरिया हुआ, ये आपका आता है साउथ चाइना सी, ठीक है। तो ये रीजन और ये रीजन, इन दोनों रीजन्स के बीच में जो ताइवान पड़ा है ना, तो यहाँ पर एक क्या हो गया, फॉर्मोसा जल डमरू मध्य। यहाँ पर देखो, ये जो रीजन है, ठीक है, और ये है आपका ताइवान। तो बस ये हो गया फॉर्मोसा जल डमरू मध्य। अब इस फॉर्मोसा जल डमरू मध्य को ना हम लोग ताइवान स्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम लोग ताइवान स्ट्रेट यानी ताइवान जल डमरू मध्य के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई अगर देखी जाए तो ये 180 किलोमीटर है। और ये मैंने आपको बता दिया कि साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी, इन दोनों को क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, ठीक है ना। तो बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और कई सारे आइलैंड हैं यहाँ पर जो कि ताइवान के कब्ज़े में है, और कुछ वो हैं जो कि यहाँ पर चाइना के कब्ज़े में हैं। चलो, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द फूड इरेडिएशन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खाद्य विकिरण प्रसंस्करण के संबंध में सही है? देखो, यहाँ पर है फूड इरेडिएशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, खाद्य विकिरण प्रसंस्करण, ठीक है। उसके संबंध में हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब पहली स्टेटमेंट क्या कहती है, इसमें गामा किरण, एक्स किरण और इलेक्ट्रो बीम का उपयोग होता है। चलो, दूसरी क्या बोलती है कि ये एक्सटेंड द शेल्फ लाइफ ऑफ फूड, भोजन की शेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। अच्छा, तीसरी क्या बोलती है, यूज टू स्टरलाइज फूड। और चौथी है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, फूड इरेडिएशन प्रोसीजर से, ठीक है ना, भोजन की माना फूड की सेफ्टी होती है और उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ती है, ठीक है। शेल्फ लाइफ क्या होती है, शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब देखो, इसमें खबर क्या थी, न्यूज़ ये था कि जो हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है, हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उसने अभी ये प्लानिंग बनाई है कि हमारे यहाँ पर जो अनियंस है ना, अनियंस यानी प्याज जो है, प्याज के ऊपर ये फूड इरेडिएशन वाला प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ठीक है।
क्या करेंगे कि प्याज का खाद्य विकिरण प्रसंस्करण से उसको स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, शेल्फ लाइफ बढ़ा देंगे, जिससे कि हमारे यहाँ पर प्याज की कमी ना हो। ठीक है ना। तो मैंने आपको बता दिया कि इससे शेल्फ लाइफ बढ़ती है। अब ठीक है, शेल्फ लाइफ बढ़ती है और यहाँ पर क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अब शेल्फ लाइफ क्यों बढ़ेगी, सीधा सा मतलब है कि जब कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का खतरा उस वाले ऑब्जेक्ट पर से कम हो जाएगा, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम हो जाएंगे, इंसेक्ट का खतरा कम हो जाएगा, तो शेल्फ लाइफ अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब वो जो फूड है, फल फ्रूट है, जो भी है, वो सड़ेगा नहीं, क्योंकि वो सड़ता कब है, जब उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा देखो, शेल्फ लाइफ का मतलब क्या है। शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि मानो कोई टमाटर है, प्याज है, ठीक है ना, कोई भी टमाटर या प्याज है, अगर हम उसे खुला छोड़ देते हैं तो वो मैक्सिमम 3 या 4 दिन में सड़ जाता है ना, पिलपिला होकर सड़ जाएगा, हम फेंक देंगे उसे। लेकिन अगर उसे हमने फूड इरेडिएशन का प्रोसीजर में अपनाया है यहाँ पर, तो वो कितना चलेगा, 10 दिन से 15 दिन तक चल जाएगा, वो नहीं सड़ेगा। तो ये हो गई उसकी खुद की ज़िंदगी ज़्यादा बढ़ गई, है ना, लगभग, यहाँ पर मैंने लगभग की बात कही है कि उसकी ज़िंदगी अब वो 10-15 दिन तक इंटैक्ट रहेगा, मतलब हेल्दी रहेगा, कड़क रहेगा, वो पिलपिलाएगा नहीं। ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब है अगला क्वेश्चन, देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेकअप अबाउट 80% ऑफ द ग्लोबल फाउंड्री बेस्ड ऑन सेमीकंडक्टर चिप्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश अर्धचालक चिप्स आधारित वैश्विक फाउंड्री का लगभग 80% बनाता है। ठीक है। अब ये पूछा है कि यहाँ पर कौन कौन से देश हैं जो कि 80% तक सेमीकंडक्टर फाउंड्री बेस बनाते हैं पूरे ग्लोबल, अगर देखा जाए, वैश्विक तौर पर देखा जाए। क्या वो ताइवान और चीन है, ताइवान और साउथ कोरिया है, या फिर चीन और साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया है, नॉर्थ कोरिया या फिर ताइवान है, कौन से हैं, तो वो हैं ताइवान और साउथ कोरिया। अब देखो, यहाँ पर जो न्यूज़ थी वो न्यूज़ ये है कि जो चाइना है ना, ठीक है, चाइना ने कितने डॉलर्स, $47 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करा है। किस में करा है, वो करा है सेमीकंडक्टर चिप्स वाले अपने नई मार्केट के अंदर उसने। ठीक है, कि अब वो चाइना सेमीकंडक्टर की मार्केट में और ज़्यादा आगे निकलना चाहता है। चाहे वो पहले से ही टॉप 5 कंट्रीज़ में आ रहा है, पर देखो इसके इरादे देखो कितने अच्छे हैं, अपने देश के लिए तो बहुत ही अच्छे हैं देखा जाए तो, कि वो इतने पे रुक नहीं रहा, वो और आगे निकलना चाहता है चाइना। तो ये बड़ी खबर है, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन यहाँ पर कवर करना होगा कि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पर 80% कौन है, 80% में ताइवान और साउथ कोरिया है। अब देखो, अब आप पूछोगे कि ये सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। सेमीकंडक्टर ना वो वाले मटेरियल होते हैं जो कि देखो यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 3 तरह के हैं ये। एक हो गया आपका कंडक्टर, ठीक है, सेकंड है सेमीकंडक्टर, और फिर आपके आते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है, क्या आते हैं, इंसुलेटर्स। ठीक है। अब देखो, इंसुलेटर वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से कि करंट पास नहीं होता, यानी बिजली पास नहीं होती है, यहाँ पे नहीं होती। ठीक है। सेमीकंडक्टर वो हैं जिनमें से पास होती है, लेकिन इन कंडक्टर्स से थोड़ी कम होती है। सबसे ज़्यादा अगर होगी तो कंडक्टर्स में होगी। ठीक है। और बिजली पास जो होगी, करंट जो पास होगा, वो सबसे ज़्यादा कंडक्टर में से ही पास होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, इनसे थोड़ा कम पास होगा, और यहाँ तो पास नहीं होगा, इंसुलेटर है। ठीक है ना, कहाँ से पास हो जाएगा। तो बस ये हो गया, डिफरेंस हो गया। अब सेमीकंडक्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले कौन कौन से हैं एलिमेंट, तो वो आता है सिलिकॉन और एक आता है जर्मेनियम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसको पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। और सिलिकॉन की बात अगर हम करें तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, क्या होता है, और सिंबल होता है SI, ये हमें नहीं भूलना है। ठीक है। और एटॉमिक वेट अगर देखें तो वो होता है 28। अप्रॉक्सीमेटली इसका दुगना माना जाता है, अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। चलिए, अब देखो, अब यहाँ पर ये तो मैंने सिलिकॉन बताया जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, है ना, गैलियम हो गया,
आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, ये ऐसे बहुत सारे हैं जो कि इस इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। और ये इंडस्ट्री क्या है, इसमें जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ हो गए ये, ठीक है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे जो मोबाइल्स हैं, हमारे जो घड़ियाँ आ रही हैं नई नई, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, है ना, इन सभी में यूज़ होने वाले हैं। अब देखो, अब आजकल हर किसी के हाथों में मोबाइल है, टच स्क्रीन मोबाइल है, विद इंटरनेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर हम इसे यूज़ नहीं करते कुछ घंटे भी, तो भी हम क्या करते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। लाइट चली जाए या हमारा फ़ोन रिचार्ज ना हो तो कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस इसीलिए हर इंसान को ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सामान चाहिए ही चाहिए। तो चाइना भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर इस फील्ड में आगे निकलने जा रहा है, और ये अब भविष्य बन चुके हैं हर देश का, ठीक है ना। डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इसी के ऊपर बेस हैं, तो ये हर देश का क्या है, भविष्य है। तो चाइना ये मौका कभी नहीं छोड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती हैं, वो कौन कौन सी है, ये भी पता होना चाहिए। वो है ताइवान और साउथ कोरिया। देखो, ये तो हो ही गई, जो कि 80% मिलाकर कर रही हैं। इसके बाद 3rd नंबर पे आता है जापान, फिर आता है USA और फिर आता है चाइना। चाइना टॉप 5 में पहले से है, लेकिन उसके बावजूद और आगे निकल रहे हैं। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सब ट्रॉपिकल शुगर केन। देखो, सब ट्रॉपिकल शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना उत्पादक क्षेत्र हैं। ये हमारे भारत में पूछे गए हैं कि हमारे भारत में सब ट्रॉपिकल शुगर केन ग्रोइंग रीजन्स कौन से हैं, ठीक है। क्या वो यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब है, या फिर वो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, या फिर वो दोनों हैं, इन दोनों को कहें तो, है ना, इसको और इसको कहें तो दोनों हैं, या फिर सभी हैं। ये तो सेम ही ऑप्शन हो गया है, ठीक है। सही आंसर है इसका कि अगर हम सब ट्रॉपिकल वाले की बात करें, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय गन्ना उत्पादक क्षेत्र की बात करें, तो वो आता है यूपी, बिहार, हरियाणा और पंजाब आता है। अब देखो, यहाँ हमारी न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि जो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील हो गया और यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है, इन्होंने इंडिया से, इन्होंने WTO के ज़रिए इंडिया से बोला है कि आप इंडिया वालों, आप जवाब दो हमें कि आप अपने यहाँ पर जो आपकी शुगर केन के एक्सपोर्टर्स हैं, यानी कि गन्ना शुगर केन मतलब चीनी के, सॉरी, ठीक है ना, चीनी के जो एक्सपोर्टर हैं आपके यहाँ पर, जो निर्यातक वाले जो इंडस्ट्री है, उनको आप लोग बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हो। और आपकी सब्सिडी देने से क्या देते हो, आप बहुत ज़्यादा सब्सिडी देते हो। सब्सिडी देने से जो ग्लोबल ट्रेड है, मतलब वैश्विक जो ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है, उसमें हमें बहुत घाटा हो रहा है। किसको घाटा हो रहा है, ब्राज़ील को, यूरोपियन यूनियन को और कनाडा को बहुत घाटा हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, देखो, ब्राज़ील जो है, हम इतना पढ़ चुके हैं पहले से ही, हम ये जानते हैं कि ब्राज़ील जो है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है ना, शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री, आपको पता ही होगा। अब उसका जो है चीनी महंगी बिक रही है। देखो, इसको ना यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। चलो देखो, यहाँ पर ये है ब्राज़ील, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, ठीक है। तो ये है ब्राज़ील, ये है कनाडा और यहाँ पर आता है यूरोपियन यूनियन, ठीक है ना। तो इन लोगों ने ये बोला है कि इंडिया वालों, तुम तो अपने यहाँ पर क्या बोलते हो, चीनी वाले जो एक्सपोर्टर हैं, जो अब तुम्हारे जो बिजनेसमैन हैं, उनको तुम लोग सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है। और इनके कारण हमारी जो चीनी है, हमारी चीनी बहुत महंगी बिकती है, बिकती नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा घाटा हो रहा है। इन लोगों को क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो इन्होंने इंडिया से बोला है कि जवाब दो, आप किस में जवाब दो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जवाब दो। अब देखो, इंडिया का क्या जवाब है, इंडिया ने ये बोला है कि हम यहाँ पर ऐसे कोई भी अपने जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, उनको नहीं दे रहे हैं कोई भी सब्सिडी, ठीक है ना। वो तो क्या है कि वो तो प्राइवेट मेंबर है, तो वो तो उनका खुद का एक अलग हिसाब है कि किस रेट पर उसको बेचें। दूसरा उनका क्या है कि अगर मानो, देखो, ये वाला जो रीजन है, जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, अगर इन लोगों को हमारी चीनी चाहिए, यानी हमारी शुगर चाहिए, तो हमारा क्या लगेगा, कम पेट्रोल लगेगा, है कि नहीं, कम डिस्टेंस में चला जाएगा। तो इसके कारण हमारी चीनी क्या हो गई, हमारी चीनी हो गई बहुत ही सस्ती हो गई, ठीक है। दूसरा ये हो गया कि हमारी चीनी की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हमारी चीनी ज़्यादा बिकती है। अब यही वाले लोग अगर चीनी ब्राज़ील से मंगाएंगे, तो आप खुद ही बताओ कितना ज़्यादा लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डिस्टेंस वही चीनी जहाज़ों में भरकर आएगी,
ठीक है ना। यही चीनी जहाज़ों में भरकर आ रही है तो उनका पेट्रोल कितना खर्च होगा, बहुत पेट्रोल खर्च होगा। पेट्रोल ज़्यादा खर्च होगा तो इसके लिए क्या होगा, उनकी चीनी में वो पैसा क्या होगा, उनकी चीनी में वो पैसा ऐड हो जाएगा और उनकी चीनी यहाँ पर जाकर महंगी बिकेगी। ठीक है ना। हमारी तो सस्ती बिकती है क्योंकि हमारा यहाँ पर पहुँच बहुत पास में है। ठीक है ना। एक रीज़न ये हो गया। तो अब इसमें इंडिया की गलती तो है नहीं, यहाँ तो इंडिया की लोकेशन अपना फ़ायदा उठा रही है कि इंडिया की लोकेशन इस तरह की है कि यहाँ पर जो एशिया है ना, एशिया हो गया, यहाँ पर मिडिल ईस्ट हो गया, तो अफ्रीका हो गया, यहाँ पर चीनी की खपत ज़्यादा हो रही है। और यहाँ पर इंडिया क्या है, इंडिया का डिस्टेंस बहुत ही पास है, इंडिया का फ्यूल बहुत कम खर्च होता है, तो इंडिया की चीनी क्या होती है, बहुत ही सस्ती होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको यहाँ पर समझ आ चुका होगा कि हमारा यहाँ पर मतलब क्या है। ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और उन बच्चों को ज़रूर बताएं जिन्हें करंट अफेयर से MCQs पढ़ने हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।